तो एक बार फिर से बनने जा रही है मोदी सरकार। रविवार को शपथ ग्रहण होगा शाम को और 5 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बार शपथ लेते ही उनके सामने जो चुनौती होगी वो होगी मंत्रिमंडल के गठन की। इस बार गठबंधन सरकार है, इसलिए सभी सहयोगियों की इच्छाओं का ख्याल रखा जाएगा। हालांकि सब ये कह रहे हैं कि कोई भी जो दल है वो मोदी पर किसी तरह का प्रेशर डालने में कामयाब नहीं होगा, किसी की कोई डिमांड लेटर या कोई चिट्ठी नहीं गई है। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो सबको खुश रखना बेहद जरूरी है। तो आखिर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है मोदी के मंत्रिमंडल में मिलेगा, किसको कितनी सीटें आई हैं, क्या रेशियो जो है वो डिराइव किया गया है, आइए आपको ये फॉर्मूला भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने सहयोगियों को किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। 4:1 यानी कि 4 सांसद जिस पार्टी के पास हैं उसको एक मंत्रिमंडल का पद जो है वो ऑफर किया जाएगा। 4 सांसद पर एक मंत्री। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि इस तरह की खबरें आ रही थी कि 3:1 का फॉर्मूला होगा, लेकिन अब ये बात निकलकर साफ हो गई है कि 4:1 का फॉर्मूला होगा। 4 सांसद पर एक मंत्री मिलेगा। टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4 कैबिनेट मंत्री टीडीपी को मिलेंगे। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो 3 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे। शिवसेना शिंदे के 7 सांसद हैं तो 2 कैबिनेट मंत्री और एलजेपी 8 चिराग पासवान के 7 सांसद हैं तो उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री का पद जो है मिलेगा। अब एक और फॉर्मूला जो है कि किस हिसाब से यहां पर बड़े मंत्रालय मांगे गए हैं। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि उन्हें स्पीकर, इस तरह की खबरें आ रही हैं, हालांकि कोई ब्लैकमेलिंग या कोई बाटे की बात यहां नहीं कही गई है, लेकिन खबरें इस तरह से आ रही हैं कि एक स्पीकर का पद मांग सकते हैं, 4 मंत्री मांग सकते हैं और विभाग जो है ग्रामीण विकास, आवास, शहरी मामले, सड़क परिवहन और बंदरगाह और शिपिंग, ये विभाग जो है वो उनकी डिमांड रखी जा सकती है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है 3 बड़े मंत्रालय रेलवे, कृषि और वित्त जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि लगता नहीं है कि सरकार जो है वित्त मंत्रालय अपने किसी सहयोगियों को गठबंधन के दल को देना चाहेगी, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है कि वित्त, रक्षा, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, 4 बड़े मंत्रालय जो हैं उस पर मोदी किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये चारों मंत्रालय जो हैं वो सरकार के पास ही रहने वाले हैं, बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। तो यहां पर यह स्थिति साफ हो गई है। लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो डिमांड जो है वो कुछ इस तरह की तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है। तो सीसीएस के 4 मंत्री, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीसीएस के जो 4 मंत्री हैं वो बीजेपी के ही होंगे। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आता है। तो ये किसी भी कीमत पर बीजेपी जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चारों विभाग जो हैं वो अपने सहयोगी दलों को नहीं दे सकते। हालांकि उनको खुश करने के लिए एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है कि ठीक है, आपके जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो बीजेपी के रहेंगे, सीसीएस के, लेकिन जो उनके जो राज्य मंत्रालय हैं तो उसको जरूर कहा जा रहा है कि वो आप सहयोगी दलों को दे सकते हैं। तो एमओएस अगर हम बात करें तो वो जरूर जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय जो हैं वो बीजेपी के पास ही रहेंगे। उन्हीं के नेता जो हैं वो इन विभागों को संभालेंगे। ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सहयोगियों के समर्थन पर टिकी हुई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनमें से 2 सबसे बड़े सहयोगी हैं टीडीपी और जेडीयू। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश अपने कोटे से जातियों को साधने के लिहाज से भी मंत्रियों के नाम आगे कर सकते हैं। जो संभावित नीतीश किस किस को मंत्री बना सकते हैं और जातियों का कैसे ध्यान रखेंगे ये आपको बता दें। सबसे पहला जो नाम आता है प्रबल दावेदारों में, मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह का आता है। भूमिहार वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं और नीतीश की सलाहकार कमेटी में अगर कोई है तो लल्लन सिंह का नाम टॉप पर आता है। उसके बाद संजय झा हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं और नीतीश के करीबी माने जाते हैं। सुनील कुमार कुशवाहा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जो हैं पिछड़ी जातियों को भी साधना चाहते हैं। रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे और आलोक कुमार सुमन जो हैं वो दलितों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि नीतीश भी जो है सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस बार यूपी में जो सबसे बड़ा झटका लगा, कहा जा रहा है कि वो सोशल इंजीनियरिंग, अखिलेश के पीडीए के सामने जो है सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से टिकट बंटवारा नहीं कर सके थे। तो इसीलिए इस तरह का कोई भी रिस्क जो है वो आगे नहीं उठाना चाहेंगे, खुद नीतीश भी नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने शून्य से जिस तरह से अपना खाता जो है वो आगे खोल लिया है, तो भले ही वो उम्मीद के मुताबिक तेजस्वी प्रदर्शन ना कर सके हों, लेकिन यहां पर जानते हैं नीतीश के बिहार में जाति की राजनीति से पार पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, मैथिल ब्राह्मण, कुशवाहा, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, सभी को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब नायडू की बात करें, वहां राज्य में अभी भी सरकार बनी हो और इतिहास में सबसे बड़ी अगर हम कहें कि थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चंद्रबाबू नायडू की
पार्टी जो है कमान संभाल रही है। कम से कम 4 मंत्री पद वो अपने लिए मांग रहे हैं, हालांकि लोकसभा स्पीकर भी वो अपने लिए मांग रहे हैं। टीडीपी के 16 सांसदों में से 6 पिछड़े समाज से आ रहे हैं। ऐसे में मोदी मंत्रिपरिषद में इन्हें वरीयता देकर नायडू भी वहां पर कहीं ना कहीं साबित करना चाहेंगे कि वो पिछड़ों के लीडर हैं और उनको प्रमुखता देते हैं। पहली बार जो है एससी समाज से 3 सांसद जो हैं वो चुनकर आए हैं। राममोहन नायडू हैं श्रीकाकुलम सीट से पिछड़ा वर्ग से, हरीश मधुर हैं अमलापुरम सीट से और प्रसाद राव चित्तूर सीट से आ रहे हैं। तो यहां पर कोशिश यही है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहां पर मिले। मोदी के करीबी बालयोगी के बेटे जो हैं वो भी यहां पर वो चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हों। पहले खबरें आ रही थी कि यहां पर नायडू जो हैं अपने बेटे को भी कहीं ना कहीं वो तरजीह दे सकते हैं, अपने बेटे को भी मंत्रिमंडल के रूप में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राज्य की राजनीति में रहेंगे। अभी तक जो हमारे पास खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी वरीयता देंगे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को। तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन जो है, चाहे वो साउथ से हो या फिर बिहार से हो और या फिर उत्तर प्रदेश से हो, हर जगह से इस बार मोदी के मंत्रिमंडल में साफ तौर पर जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो देखने को मिलेगी। यूपी से भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें बताया जा रहा है कि हर तरह से, चाहे कुर्मी हो, लोध हो, पिछड़ा वर्ग हो, तमाम लोगों को जो है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सभी लोगों को, ठाकुर हो, सभी को रिप्रेजेंटेशन उसी आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स फॉलो ना करने का नुकसान जो है इस बार सबसे ज्यादा उठाना पड़ा है। मोदी 3.0 सरकार में एक सांसद की पूछ है। फिर चिराग पासवान के पास तो 5 सांसद मौजूद हैं और चिराग तो हनुमान कहे जाते हैं मोदी जी के। चिराग पासवान बिहार के पावरफुल पासवान कम्युनिटी को एनडीए के साथ जोड़ते हैं। ये वो वर्ग है जो हमेशा से रामविलास पासवान के साथ खड़ा रहता है और अब चिराग पासवान के साथ खड़ा हो गया है। चिराग को अपनी इस ताकत के बारे में मालूम है। एनडीए की बैठक में चिराग ने बिना शर्त मोदी के नाम का समर्थन किया और खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये सब जानते हैं कि बयान अलग होते हैं, चाहतें अलग होती हैं, और जब मिलीजुली सरकार है तो क्यों ना चाहतें पुरजोर तरीके से रखी जाएं। तो चिराग पासवान खुद का रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे तो अपने जीजा जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे उनकी तरफ से क्या शांभवी चौधरी जो हैं पहली बार की सांसद हैं, क्या उनको तरजीह दी जा सकती है? पिछड़ा और भूमिहार दोनों को वो क्लब करके रिप्रेजेंट करती हैं। नीतीश से भी मुलाकात की खबरें आई थी, तो यहाँ पर उनकी तरफ से क्या कुछ नाम जो हैं वो आगे आ सकते हैं, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। यह कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सबके लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। चलिए, तो यहां पर ये भी बता दें कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, तो अपने कोटे से वो क्या लेंगे? कैबिनेट का पद या फिर 2 एमओएस जो है उनके खाते में जाएंगे। पासवान के कोटे से क्या कुछ आ रहा है? मंत्री बनने की प्रबल संभावना खुद चिराग पासवान की है। जाहिर सी बात है कि ये बेहतरीन नतीजे जो है उनके खाते में है। यहां पर वीणा देवी पहले चाचा के पास चली गई थी, लेकिन फिर से लौट कर आई हैं उनके पास, तो उनकी भी संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 बार की सांसद हैं। वरीयता के लिहाज से देखा जाए तो साथ में राजेश वर्मा की बात करें, पहली बार सांसद बने हैं, तो इनके चांसेस कहा जा रहा है कि कम है। लेकिन अरुण भारती जमुई से चिराग पासवान के जीजा हैं। अगर चिराग पासवान खुद मंत्री पद चाहते हैं तो फिर परिवारवाद का आरोप न लगे, तो ऐसे में चिराग पासवान अपने जीजा को जो है वो मंत्री पद नहीं देंगे। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो हैं वो शांभवी चौधरी और वीणा जो हैं वो बताई जा रही हैं, और ज्यादा चांसेस जो वहां पर बिहार के सर्किट से खबर निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है, क्योंकि शांभवी चौधरी जो हैं वो युवा हैं, तरजीह उनको मिल सकती है, लेकिन पहली बार की सांसद हैं, तो अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए और जिस तरह से चाचा का साथ छोड़कर एक बार फिर से चिराग के खेमे आई हैं वीणा देवी, उनको यहां पर प्रबल दावेदार के तौर पर चिराग के अलहदा माना जा रहा है। लेकिन शांभवी चौधरी जो हैं युवा नेता हैं, भूमिहार और ओबीसी दोनों की राजनीति को साधते हुए नजर आती हैं और पसंद हो सकती हैं बतौर युवा और महिला चेहरे के तौर पर।
तो चिराग पासवान की पसंद हमने आपको दिखाई। हालांकि चिराग पासवान के जीजा जो हैं वो यहां पर मंत्री पद की रेस में आगे रहेंगे, इसकी संभावना कम ही नजर आती है, क्योंकि अगर चिराग पासवान मंत्री बनते हैं तो परिवारवाद का आरोप वो नहीं झेलना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि बचे हुए जो 4 सांसद हैं उसमें अपने परिवार को छोड़कर किसी और को तरजीह वो दें। इस बीच नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में जन सेना के चीफ पवन कल्याण की तुलना आंधी से कर दी। उन्होंने कहा ये पवन नहीं आंधी है। पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद जीत कर आए हैं, कम से कम 1 मंत्री पद उनको भी मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं पवन कल्याण ने मोदी के बारे में क्या कुछ कहा। 2014, the same place, and Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. अगर पवन कल्याण खुद जो है राज्य की राजनीति से अलहदा खुद जो है वो केंद्र में आना चाहेंगे बतौर मंत्री, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले उनके पास 2 सांसद हों, लेकिन जिस तरह से वो साउथ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हो सकता है उनको कैबिनेट में भी जगह मिले, एमओएस ना बनाया जाए, या फिर इंडिपेंडेंट प्रभार जो है वो उनको मिल सकता है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि लगातार 3 बार सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी अब जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। अब तक नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। आपको याद होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब राजनाथ सिंह ने ही उनके नाम का ऐलान किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी की अगुवाई में एनडीए का लगातार विस्तार हो रहा है और यह मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का गठबंधन है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। एलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। अमित शाह ने इंडिया अलायंस के उन नेताओं को चुनौती दी जो कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता, मोदी की ये नैतिक हार है और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि मोदी की लीडरशिप में एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। देश के हर राज्य, हर जिले, हर तहसील से मोदी को वोट मिले हैं। वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे और 5 साल तक मजबूती से ये सरकार भी चलाएंगे। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें।
ये सब एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी।